किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी। मेरा नाम राधा है। ये उस ज़माने का जिक्र है जब इस जंग का नामो निशान भी नहीं था। गालिबन 8-9 बरस पहले की बात है, जब ज़िंदगी में हंगामे बड़े सलीके से आते थे। आजकल की तरह नहीं कि बेहंगम तरीके पर पै दर पै हादसे बर्पा हो रहे हैं, किसी ठोस वजह के बगैर। उस वक्त मैं 40 रुपया माहवार पर एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम था और मेरी ज़िंदगी बड़े हमवार तरीके पर उफ्ताओं खेजा गुजर रही थी। यानी सुबह 10 बजे स्टूडियो गए, नियाज मोहम्मद विलन की बिल्लियों को 2 पैसे का दूध पिलाया, चालू फिल्म के लिए चालू किस्म के मकाल में लिखे, बंगाली एक्ट्रेस से जो उस ज़माने में बुलबुले बंगाल कहलाती थी थोड़ी देर मजाक किया, और दादा गोरे की जो इस अहद का सबसे बड़ा फिल्म डायरेक्टर था थोड़ी सी खुशामद की और घर चले आए। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, जिंदगी बड़े हमवार तरीके पर उफ्ताओ खेजा गुजर रही थी। स्टूडियो का मालिक हरमुज जी फ्रॉम जी, जो मोटे मोटे लाल गालों वाला मौजी किस्म का ईरानी था, एक अधेड़ उम्र की खोजा एक्ट्रेस की मोहब्बत में गिरफ्तार था। हर नौवारिद लड़की के पिस्तान टटोल कर देखना उसका शगल था। कलकत्ता के बू बाजार की एक मुसलमान रंडी थी जो अपने डायरेक्टर, साउंड रिकॉर्डिस्ट और स्टोरी राइटर तीनों से बैक वक्त इश्क लड़ा रही थी। उस इश्क का दरअसल मतलब ये था कि तीनों का इल्तिफात उसके लिए खासतौर पर महफूज रहे। बन की सुंदरी की शूटिंग चल रही थी। नयाज मोहम्मद विलन की जंगली बिल्लियों को, जो उसने खुदा मालूम स्टूडियो के लोगों पर क्या असर पैदा करने के लिए पाल रखी थी, 2 पैसे का दूध पिलाकर मैं हर रोज़ उस बन की सुंदरी के लिए एक गैर मानूस जवान में मकाल में लिखा करता था। उस फिल्म की कहानी क्या थी, प्लाट कैसा था, उसका इल्म जैसा कि जाहिर है मुझे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं उस जमाने में एक मुंशी था जिसका काम सिर्फ हुक्म मिलने पर जो कुछ कहा जाए, गलत सलत उर्दू में जो डायरेक्टर साहब की समझ में आ जाए, पेंसिल से एक कागज़ पर लिख कर देना होता था। खैर, बन की सुंदरी की शूटिंग चल रही थी और ये अफवाह गर्म थी कि वैम्प का पार्ट अदा करने के लिए एक नया चेहरा सेठ हुरमुज जी फ्रॉम जी कहीं से ला रहे हैं। हीरो का पार्ट राजकिशोर को दिया गया था। राजकिशोर रावलपिंडी का एक खुश शक्ल और सेहतमंद नौजवान था। उसके जिस्म के मुत्तलिक लोगों का ये ख्याल था कि बहुत मर्दाना और सुडौल है। मैंने कई मर्तबा उसके मुतल्लिक गौर किया, मगर मुझे उसके जिस्म में जो यकीनन कसरती और मुतनासिब था, कोई कशिश नज़र न आई। मगर उसकी वजह यह भी हो सकती है कि मैं बहुत ही दुबला और मरियल किस्म का इंसान हूँ और अपने हम जिनसों के मुतल्लिक सोचने का आदी हूँ। मुझे राजकिशोर से नफ़रत नहीं थी, इसलिए कि मैंने अपनी उम्र में शाजो नादिर ही किसी इंसान से नफ़रत की है, मगर वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था। इसकी वजह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे बयां करूंगा। राजकिशोर की जवान, उसका लबो लहजा जो ठेठ रावलपिंडी का था, मुझे बेहद पसंद था। मेरा ख्याल है कि पंजाबी ज़बान में अगर कहीं खूबसूरत किस्म की शीरीनी मिलती है तो रावलपिंडी की ज़बान ही में आपको मिल सकती है। इस शहर की ज़बान में एक अजीब किस्म की मर्दाना निसायत है जिसमें बैक वक्त मिठास और घुलावट है। अगर रावलपिंडी की कोई औरत आपसे बात करे तो ऐसा लगता है कि लजीज आम का रस आपके मुंह में चुवाया जा रहा है। मगर मैं आमों की नहीं, राजकिशोर की बात कर रहा हूँ, जो मुझे आम से बहुत कम अजीज था। राजकिशोर, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, एक खुश शक्ल और सेहतमंद नौजवान था। यहाँ तक बात खत्म हो जाती तो मुझे कोई एतराज़ ना होता, मगर मुसीबत यह है कि उसे, यानी किशोर को, खुद अपनी सेहत और अपने खुश शक्ल होने का एहसास था। ऐसा एहसास जो कम अज़ कम मेरे लिए नाकाबिल काबूल था। सेहतमंद होना बड़ी अच्छी चीज़ है,
मगर दूसरों पर अपनी सेहत को बीमारी बनाकर आयद करना बिल्कुल दूसरी चीज़ है। राजकिशोर को यही मर्ज लाहक था कि वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती अपने मुतनासिब और सुडौल आज़ा की गैर ज़रूरी नुमाइश के ज़रिए हमेशा दूसरे लोगों को जो उससे कम सेहतमंद थे मरूब करने की कोशिश में मसरूफ़ रहता था। इसमें कोई शक नहीं कि मैं दायमी मरीज़ हूँ, कमज़ोर हूँ। मेरे एक फेफड़े में हवा खींचने की ताकत बहुत कम है, मगर खुदा वाहिद शाहिद है कि मैंने आज तक इस कमजोरी का कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया। हालांकि मुझे इसका पूरी तरह इल्म है कि इंसान अपनी कमजोरियों से उसी तरह फ़ायदा उठा सकता है जिस तरह कि अपनी ताकतों से उठा सकता है, मगर ईमान है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खूबसूरती मेरे नज़दीक वो खूबसूरती है जिसकी दूसरे बुलंद आवाज़ में नहीं बल्कि दिल ही दिल में तारीफ करें। मैं उस सेहत को बीमारी समझता हूँ जो निगाहों के साथ पत्थर बनकर टकराती रहे। राजकिशोर में वो तमाम खूबसूरतियाँ मौजूद थीं जो एक नौजवान मर्द में होनी चाहिए, मगर अफसोस है कि उसे उन खूबसूरतियों का निहायत ही भौंडा मुजाहिरा करने की आदत थी। आपसे बात कर रहा है और अपने एक बाजू के पट्टे अकड़ा रहा है और खुद ही दाद दे रहा है। निहायत ही अहम गुफ्तगू हो रही है, यानी स्वराज का मसला छिड़ा है और वो अपने खादी के कुर्ते के बटन खोलकर अपने सीने की चौड़ाई का अंदाज़ा कर रहा है। मैंने खादी के कुर्ते का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि राजकिशोर पक्का कांग्रेसी था। हो सकता है कि वो इसी वजह से खादी के कपड़े पहनता हो, मगर मेरे दिल में हमेशा इस बात की खटक रही है कि उसे अपने वतन से इतना प्यार नहीं था जितना कि उसे अपनी ज़ात से था। बहुत लोगों का ख्याल था कि राजकिशोर के मुत्तलिक जो मैंने राय कायम की है सरासर गलत है, इसलिए कि स्टूडियो के बाहर हर शख्स उसका मद्दाह था। उसका जिस्म का, उसके ख्यालात का, उसकी सादगी का, उसकी जवान का, जो खास रावलपिंडी की थी और मुझे भी पसंद थी। दूसरे एक्टरों की तरह वो अलग थलग रहने का आदी नहीं था। कांग्रेस पार्टी का कोई जलसा हो तो राजकिशोर को आप वहाँ ज़रूर पाएंगे। कोई अदबी मीटिंग हो रही है तो राजकिशोर वहाँ ज़रूर पहुँचेगा। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से वो अपने हमसायों और मामूली जान पहचान के लोगों के दुख में शरीक होने के लिए वक्त निकाल लिया करता था। सब फिल्म प्रोड्यूसर उसकी इज्जत करते थे क्योंकि उसके कैरेक्टर की पाकीज़गी का बहुत शोहरा था। फिल्म प्रोड्यूसरों को छोड़िए बल्कि पब्लिक को भी इस बात का अच्छी तरह इल्म था कि राजकिशोर एक बहुत बुलंद किरदार का मालिक है। फिल्मी दुनिया में रहकर किसी शख्स का गुनाह के धब्बों से पाक रहना बहुत बड़ी बात है। यूं तो राजकिशोर एक कामयाब हीरो था, मगर उसकी खूबी ने उसे एक बहुत ही ऊंचे रुतबे पर पहुंचा दिया था। नागपाड़े में जब शाम को पान वाले की दुकान पर बैठता था तो अक्सर एक्टर एक्ट्रेसों की बातें हुआ करती थी। करीब करीब हर एक्टर और एक्ट्रेस के मुत्तलिक कोई न कोई स्कैंडल मशहूर था, मगर राजकिशोर का जब भी जिक्र आता श्यामलाल पनवाड़ी बड़े फक्रिया लहजे में कहा करता, मंटो साहब, राज भाई ही ऐसा एक्टर है जो लंगोट का पक्का है। मालूम नहीं श्यामलाल उसे राजभाई कैसे कहने लगा था। उसके मुत्तलिक मुझे इतनी ज़्यादा हैरत नहीं थी, इसलिए कि राजभाई की मामूली से मामूली बात भी एक कारनामा बनकर लोगों तक पहुंच जाती थी। मसलन बाहर के लोगों को उसकी आमदनी का पूरा हिसाब मालूम था। अपने वालिद को माहवार खर्च क्या देता है, यतीम खानों के लिए कितना चंदा देता है, उसका अपना जेब खर्च क्या है। ये सब बातें लोगों को इस तरह मालूम थी जैसे उन्हें अजबर याद कराई गई हैं। श्यामलाल ने एक रोज़ मुझे बताया कि राजभाई का अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत ही अच्छा सलूक है। उस जमाने में जब आमदनी का कोई जरिया नहीं था, बाप और उसकी नई बीवी उसे तरह तरह के दुख देते थे, मगर मरहबा है राजभाई का कि उसने अपना फर्ज पूरा किया और उनको सर आंखों पर जगह दी। अब दोनों छप्पर खटों पर बैठे राज करते हैं।
हर रोज सुबह सवेरे राज अपनी सौतेली माँ के पास जाता है और उसके चरण छूता है। बाप के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और जो हुक्म मिले फौरन बजा लाता है। आप बुरा न मानिएगा, मुझे राजकिशोर की तारीफ और तौसीफ सुनकर हमेशा उलझन सी होती है। खुदा जाने क्यों। मैं जैसे कि पहले अर्ज कर चुका हूँ, मुझे उससे हाशा ओ कल्ला नफरत नहीं थी। उसने मुझे कभी ऐसा मौका नहीं दिया था। और फिर उस जमाने में जब मुंशियों की कोई इज्जत वक़्त भी नहीं थी, वो मेरे साथ घंटों बातें किया करता था। मैं नहीं कह सकता क्या वजह थी, लेकिन ईमान की बात है कि मेरे दिलो दिमाग के किसी अंधेरे कोने में ये शक बिजली की तरह कौंध जाता कि राज बन रहा है। राज की जिंदगी बिल्कुल मसनूई है। मगर मुसीबत यह है कि मेरा कोई हमख्याल नहीं था। लोग देवताओं की तरह उसकी पूजा करते थे और मैं दिल ही दिल में उससे कुढ़ता था। राज की बीवी थी, राज के 4 बच्चे थे, वो अच्छा खाविंद और अच्छा बाप था। उसकी जिंदगी पर से चादर का कोई कोना भी अगर हटाकर देखा जाता तो आपको कोई तारीक चीज नजर ना आती। ये सब कुछ था, मगर इसके होते हुए भी मेरे दिल में शक की गुदगुदी होती ही रहती थी। खुदा की कसम, मैंने कई दफा अपने आप को लानत मलामत की कि तुम बड़े ही वाहियात हो कि ऐसे अच्छे इंसान को, जिसे सारी दुनिया अच्छा कहती है और जिसके मुत्तलिक तुम्हें कोई शिकायत भी नहीं, क्यों बेकार शक की नज़रों से देखते हो। अगर एक आदमी अपना सुडौल बदन बार बार देखता है तो कौन सी बुरी बात है। तुम्हारा बदन भी अगर ऐसा ही खूबसूरत होता तो बहुत मुमकिन है कि तुम भी यही हरकत करते। कुछ भी हो, मगर मैं अपने दिलो दिमाग को कभी आमादा न कर सका कि वो राज किशोर को उसी नज़र से देखे जिससे दूसरे देखते हैं। यही वजह है कि मैं दौराने गुफ्तगू में अक्सर उससे उलझ जाया करता था। मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात की और मैं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। लेकिन ऐसी चिपकलियों के बाद हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और मेरे हलक में एक नाकाबिले बयां तल्ख ही रही। मुझे इससे और भी ज़्यादा उलझन होती थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी ज़िंदगी में कोई स्कैंडल नहीं था। अपनी बीवी के सिवा किसी दूसरी औरत का मैला या उजला दामन उससे वाबस्ता नहीं था। मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि वो सब एक्ट्रेसों को बहन कहकर पुकारता था और वो भी उसे जवाब में भाई कहती थी। मगर मेरे दिल में हमेशा मेरे दिमाग से यही सवाल किया कि ये रिश्ता कायम करने की ऐसी अशद ज़रूरत ही क्या है। बहन भाई का रिश्ता कुछ और है, मगर किसी औरत को अपनी बहन कहना इस अंदाज से जैसे ये बोर्ड लगाया जा रहा है कि सड़क बंद है या यहाँ पेशाब करना मना है, बिल्कुल दूसरी बात है। अगर तुम किसी औरत से जिनसी रिश्ता कायम नहीं करना चाहते तो इसका ऐलान करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बीवी के सिवा और किसी औरत का ख्याल दाखिल नहीं हो सकता तो इसका इश्तिहार देने की क्या ज़रूरत है। यही और इसी किस्म की दूसरी बातें चूंकि मेरी समझ में नहीं आती थी, इसलिए मुझे अजीब किस्म की उलझन होती थी। खैर, बनकी सुंदरी की शूटिंग चल रही थी। स्टूडियो में खासी चहल पहल थी। हर रोज़ एक्स्ट्रा लड़कियां आती थीं जिनके साथ हमारा दिन हंसी मजाक में गुजर जाता था। एक रोज़ नियाज मोहम्मद विलन के कमरे में मेकअप मास्टर, जिसे हम उस्ताद कहते थे, ये खबर लेकर आया कि वैम्प के रोल के लिए जो नई लड़की आने वाली थी आ गई है और बहुत जल्द उसका काम शुरू हो जाएगा। उस वक्त चाय का दौर चल रहा था। कुछ उसकी हरारत थी, कुछ इस खबर ने हमको गरमा दिया। स्टूडियो में एक नई लड़की का दाखिला हमेशा एक खुशगवार हादिसा हुआ करता है। चुनाचे हम सब नियाज मोहम्मद विलन के कमरे से निकलकर बाहर चले आए ताकि उसका दीदार किया जाए। शाम के वक्त जब सेठ हरमुज जी फ्रॉम जी ऑफिस से निकलकर ईसा तबलची की चांदी की डिबिया से 2 खुशबूदार तंबाकू वाले पान अपने चौड़े कल्ले में दबाकर बिलियर्ड खेलने के कमरे का रुख कर रहे थे कि हमें वो लड़की नजर आई। सांवले रंग की थी, बस मैं सिर्फ इतना ही देख सका।
क्योंकि वो जल्दी जल्दी सेठ के साथ हाथ मिलाकर स्टूडियो की मोटर में बैठकर चली गई। कुछ देर के बाद मुझे नियाज मोहम्मद ने बताया कि उस औरत के होंठ मोटे थे। वो गालिबन सिर्फ होंठ ही देख सका था। उस्ताद, जिसने शायद इतनी झलक भी न देखी थी, सर हिलाकर बोला, हूँ, कंडम, यानी बकवास है। 4-5 रोज गुजर गए, मगर ये नई लड़की स्टूडियो में न आई। 5वें या 6ठे रोज जब मैं गुलाब के होटल से चाय पीकर निकल रहा था, अचानक मेरी और उसकी मुठभेड़ हो गई। मैं हमेशा औरतों को चोर आंख से देखने का आदी हूँ। अगर कोई औरत एकदम मेरे सामने आ जाए तो मुझे उसका कुछ भी नज़र नहीं आता। चूंकि गैर मुतवक्के तौर पर मेरी उसकी मुठभेड़ हो गई थी, इसलिए मैं उसकी शक्लो शबाहत के मुत्तलिक कोई अंदाज़ा न कर सका। अलबत्ता पाँव मैंने ज़रूर देखे, जिनमें नई वज़ा के स्लीपर थे। लेबोरेटरी से स्टूडियो तक जो रविश जाती है, उस पर मालिकों ने बजरी बिछा रखी है। उस बजरी में बेशुमार गोल गोल बट्टियां हैं, जिन पर से जूता बार बार फिसलता है। चूंकि उसके पाँव में खुले स्लीपर थे, इसलिए चलने में उसे कुछ ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। उस मुलाकात के बाद आहिस्ता आहिस्ता मिस नीलम से मेरी दोस्ती हो गई। स्टूडियो के लोगों को तो खैर इसका इल्म नहीं था, मगर उसके साथ मेरे ताल्लुकात बहुत ही बेतकल्लुफ़ थे। उसका असली नाम राधा था। मैंने जब एक बार उससे पूछा कि तुमने इतना प्यारा नाम क्यों छोड़ दिया, तो उसने जवाब दिया, यूं ही। मगर फिल्म कुछ देर के बाद कहा, मेरा नाम इतना प्यारा है कि फिल्म में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप शायद ख्याल करें कि राधा मजहबी ख्याल की औरत थी। जी नहीं, उसे मजहब और उसके तवहुमात से दूर का भी कोई वास्ता नहीं था। लेकिन जिस तरह मैं हर नई तहरीर शुरू करने से पहले कागज़ पर बिस्मिल्लाह के आदाद ज़रूर लिखता हूँ, उसी तरह शायद उसे भी गैर इरादी तौर पर राधा के नाम से बेहद प्यार था। चूंकि वो चाहती थी कि उसे राधा न कहा जाए, इसलिए मैं आगे चलकर उसे नीलम ही कहूँगा। नीलम बनारस की एक तवाइफ़ थी, वहीं का लबो लहजा जो कानों को बहुत भला मालूम होता था। मेरा नाम सआदत है, मगर वो मुझे हमेशा सादिक ही कहा करती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, नीलम, मैं जानता हूँ तुम मुझे सआदत कह सकती हो, फिर मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम अपनी इस्लाह क्यों नहीं करती। ये सुनकर उसके सांवले होठों पर, जो बहुत ही पतले थे, एक खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने जवाब दिया, जो गलती मुझसे एक बार हो जाए, मैं उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करती। मेरा ख़्याल है बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो औरत जिसे स्टूडियो के तमाम लोग एक मामूली एक्ट्रेस समझते थे, अजीबो गरीब किस्म की इनफिरादियत की मालिक थी। उसमें दूसरी एक्ट्रेसों का सा ओछापन बिल्कुल नहीं था। उसकी संजीदगी, जिसे स्टूडियो का हर शख्स अपनी ऐनक से गलत रंग में देखता था, बहुत प्यारी चीज़ थी। उसके सांवले चेहरे पर, जिसकी जिल्द बहुत ही साफ और हमवार थी, ये संजीदगी, ये मलीह मतानत मौजूद मुनासिब गाजा बन गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि इससे उसकी आंखों में, उसके पतले होठों के कोनों में गम की बेमालूम तलखियां घुल गई थीं। मगर ये वाकया है कि उस चीज़ ने उसे दूसरी औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया था। मैं उस वक्त भी हैरान था और अब भी वैसा ही हैरान हूँ कि नीलम को बनकी सुंदरी में वैम्प के रोल के लिए क्यों मुंतखब किया गया। इसलिए कि उसमें तेजी और तर्रारी नाम को भी नहीं थी। जब वो पहली मर्तबा अपना वाहियात पार्ट अदा करने के लिए तंग चोली पहनकर सेट पर आई, तो मेरी निगाहों को बहुत सदमा पहुंचा। वो दूसरे का रद्द अमल फौरन ताड़ जाया करती थी। चुनाचे मुझे देखते ही उसने कहा, डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि तुम्हारा पार्ट चूंकि शरीफ औरत का नहीं है, इसलिए तुम्हें इस किस्म का लिबास दिया गया है। मैंने उनसे कहा, अगर ये लिबास है तो मैं आपके साथ नंगी चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने उससे पूछा, डायरेक्टर साहब ने ये सुनकर क्या कहा।
नीलम के पतले होंठों पर एक खफीफ सी पुरअसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई। उन्होंने तसव्वुर में मुझे नंगी देखना शुरू कर दिया। ये लोग भी कितने अहमक हैं। यानी इस लिबास में मुझे देखकर बेचारे तसव्वुर पर जोर डालने की ज़रूरत ही क्या थी। ज़हीन कारी के लिए नीलम का इतना तारुफ ही काफ़ी है। अब मैं उन वाक़ियात की तरफ आता हूँ जिनकी मदद से मैं ये कहानी मुकम्मल करना चाहता हूँ। बम्बई में जून के महीने से बारिश शुरू हो जाती है और सितंबर के वस्त तक जारी रहती है। पहले 2-2.5 महीनों में इस कदर पानी बरसता है कि स्टूडियो में काम नहीं हो सकता। बन की सुंदरी की शूटिंग अप्रैल के अवाखिर में शुरू हुई थी। जब पहली बारिश हुई तो हम अपना तीसरा सेट मुकम्मल कर रहे थे। एक छोटा सा सीन बाकी रह गया था जिसमें कोई मुकालमा नहीं था, इसलिए बारिश में भी हमने अपना काम जारी रखा। मगर जब यह काम खत्म हो गया तो हम एक अरसे के लिए बेकार हो गए। इस दौरान में स्टूडियो के लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर बैठने का बहुत मौका मिलता है। मैं तकरीबन सारा दिन गुलाब के होटल में बैठा चाय पिया रहता था। जो आदमी भी अंदर आता था तो सारे का सारा भीगा होता था या आधा। बाहर की सब मक्खियां पनाह लेने के लिए अंदर जमा हो गई थीं। इस कदर गलीज फिजा थी कि अलमा। एक कुर्सी पर चाय निचोड़ने का कपड़ा पड़ा है, दूसरी पर प्याज काटने की बदबूदार छुरी पड़ी झक मार रही है। गुलाब साहब पास खड़े हैं और अपने मांस खोरा लगे दांतों तले बम्बई की उर्दू चबा रहे हैं। तुम उधर जाने को नहीं सकता, हम उधर से जाके आता। बहुत लफड़ा होगा, हाँ, बड़ा वांदा हो जाएगा। उस होटल में जिसकी छत कोरोगेटेड स्टील की थी, सेठ हरमुज जी, फ्रॉम जी, उनके साले एडल जी और हीरोइनों के सिवा सब लोग आते थे। नियाज मोहब्बत को तो दिन में कई मर्तबा यहाँ आना पड़ता था क्योंकि वो चुन्नी मुन्नी नाम की 2 बिल्लियाँ पाल रखा था। राजकिशोर दिन में एक चक्कर लगा जाता था। जूं ही वो अपने लंबे कद और कसरती बदन के साथ दहलीज पर नमूदार होता, मेरे सिवा होटल में बैठे हुए तमाम लोगों की आंखें तमतमा उठतीं। एक्स्ट्रा लड़के उठ उठकर राज भाई को कुर्सी पेश करते और जब वो उनमें से किसी की पेश की हुई कुर्सी पर बैठ जाता तो सारे परवानों की मानंद उसके गिर्द जमा हो जाते। इसके बाद 2 किस्म की बातें सुनने में आती। एक्स्ट्रा लड़कों की जबान पर पुरानी फिल्मों में राज भाई के काम की तारीफ की और खुद राजकिशोर की जबान पर उसके स्कूल छोड़कर कॉलेज और कॉलेज छोड़कर फिल्मी दुनिया में दाखिल होने की तारीख। चूंकि मुझे ये सब बातें जबानी याद हो चुकी थीं, इसलिए जूं ही राजकिशोर होटल में दाखिल होता, मैं उससे अलैक असलैक करने के बाद बाहर निकल जाता। एक रोज़ जब बारिश थमी हुई थी और हरमुजी फ्रॉम जी का अल्सेशियन कुत्ता नियाज मोहम्मद की 2 बिल्लियों से डरकर गुलाब के होटल की तरफ दुम दबाए भागा जा रहा था, मैंने मोलसिरी के दरख्त के नीचे बने हुए गोल चबूतरे पर नीलम और राजकिशोर को बातें करते हुए देखा। राजकिशोर खड़ा हस्बे आदत हौले हौले झूल रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो अपने ख्याल के मुताबिक निहायत ही दिलचस्प बातें कर रहा है। मुझे याद नहीं कि नीलम से राजकिशोर का तारुफ कब और किस तरह हुआ था, मगर नीलम तो उसे फिल्मी दुनिया में दाखिल होने से पहले ही अच्छी तरह जानती थी और शायद 1-2 मरतबा उसने मुझसे बरसबील ए तज़किरा उसके मुतनासिब और खूबसूरत जिस्म की तारीफ भी की थी। मैं गुलाब के होटल से निकलकर रिकॉर्डिंग रूम के छज्जे तक पहुंचा तो राजकिशोर ने अपने चौड़े कंधे पर से खादी का एक थैला एक झटके के साथ उतारा और उसे खोलकर एक मोटी कॉपी बाहर निकाली। मैं समझ गया, ये राजकिशोर की डायरी थी। हर रोज तमाम कामों से फारिग होकर अपनी सौतेली माँ का आशीर्वाद लेकर राजकिशोर सोने से पहले डायरी लिखने का आदी है। यूं तो उसे पंजाबी जबान बहुत अजीज है, मगर ये रोजनामचा अंग्रेजी में लिखता है, जिसमें कहीं टैगोर के नाजुक स्टाइल की और कहीं गांधी के सियासी तर्ज की झलक नजर आती है। उसकी तहरीर पर शेक्सपियर के ड्रामों का असर भी काफ़ी है, मगर मुझे
इस मुरक्कब में लिखने वाले का खुलूस कभी नज़र नहीं आया। अगर ये डायरी आपको कभी मिल जाए तो आपको राजकिशोर की ज़िंदगी के 10-15 बरसों का हाल मालूम हो सकता है। उसने कितने रुपए चंदे में दिए, कितने गरीबों को खाना खिलाया, कितने जलसों में शिरकत की, क्या पहना क्या उतारा। और अगर मेरा कियाफा दुरुस्त है तो आपको उस डायरी के किसी वर्क पर मेरे नाम के साथ 35 रुपये भी नज़र आ जाएंगे जो मैंने उससे एक बार कर्ज लिए थे, और इस ख्याल से अभी तक वापस नहीं किए कि वो अपनी डायरी में उनकी वापसी का जिक्र कभी नहीं करेगा। खैर, नीलम को वो उस डायरी के चंद औराक पढ़कर सुना रहा था। मैंने दूर ही से उसके खूबसूरत होंठों की जुम्बिश से मालूम कर लिया कि वो शेक्सपियरन अंदाज में प्रभु की हम्द बयां कर रहा है। नीलम मौलसरी के दरख्त के नीचे गोल सीमेंट लगे चबूतरे पर खामोश बैठी थी। उसके चेहरे की मलीह मतानत पर राजकिशोर के अल्फाज कोई असर पैदा नहीं कर रहे थे। वो राजकिशोर की उभरी हुई छाती की तरफ देख रही थी। उसके कुर्ते के बटन खुले थे और सफ़ेद बटन पर उसकी छाती के काले बाल बहुत ही खूबसूरत मालूम होते थे। स्टूडियो में चारों तरफ हर चीज़ धुली हुई थी। नियाज मोहम्मद की 2 बिल्लियां भी आमतौर पर गलीज रहा करती थीं। उस रोज़ बहुत साफ सुथरी दिखाई दे रही थीं। दोनों सामने बेंच पर लेटी नर्म नर्म पंजों से अपना मुंह धो रही थीं। नीलम जॉर्जेट की बेदाग सफ़ेद साड़ी में मलबूस थी। ब्लाउज सफ़ेद लिनन का था जो उसकी सांवली और सुडौल बाहों के साथ एक निहायत ही खुशगवार और मध्यम सा तजाद पैदा कर रहा था। नीलम इतनी मुख्तलिफ क्यों दिखाई दे रही है? एक लहजे के लिए मेरे सवाल मेरे दिमाग में पैदा हुआ और एकदम उसकी और मेरी आंखें चार हुईं तो मुझे उसकी निगाह के इस्तिराब में अपने सवाल का जवाब मिल गया। नीलम मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई। जब राजकिशोर चला गया तो उसने मुझसे कहा, आज आप मेरे साथ चलिएगा। शाम को 6 बजे मैं नीलम के मकान पर था। जूं ही हम अंदर दाखिल हुए उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और मुझसे नज़र मिलाए बगैर कहा, आपने जो कुछ सोचा है गलत है। मैं उसका मतलब समझ गया, चुनाचे मैंने जवाब दिया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने क्या सोचा था? उसके पतले होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट पैदा हुई। इसलिए कि हम दोनों ने एक ही बात सोची थी। आपने शायद बाद में गौर नहीं किया, मगर मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हम दोनों गलत थे। अगर मैं कहूं कि हम दोनों सही थे, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, तो हम दोनों बेवकूफ़ हैं। यह कहकर फौरन ही उसके चेहरे की संजीदगी और ज़्यादा सांवली हो गई। सादिक, ये कैसे हो सकता है? मैं बच्ची हूँ जो मुझे अपने दिल का हाल मालूम नहीं? तुम्हारे ख्याल के मुताबिक मेरी उम्र क्या होगी? 22 बरस? बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन तुम नहीं जानते कि 10 बरस की उम्र में मुझे मोहब्बत के मानी मालूम थे। मानी क्या हुए जी, खुदा की कसम मैं मोहब्बत करती थी। 10 से लेकर 16 बरस तक मैं एक खतरनाक मोहब्बत में गिरफ्तार रही हूँ। मेरे दिल में अब क्या खाक किसी की मोहब्बत पैदा होगी? ये कहकर उसने मेरे मुंजमद चेहरे की तरफ देखा और मुस्तरिब होकर कहा, तुम कभी नहीं मानोगे, मैं तुम्हारे सामने अपना दिल निकाल कर रख दूं, फिर भी तुम यकीन नहीं करोगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। भाई खुदा की कसम, वो मर जाए जो तुमसे झूठ बोले। मेरे दिल में अब किसी के लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये कहते कहते वो एकदम रुक गई। मैंने उससे कुछ न कहा क्योंकि वो गहरे फिक्र में गर्क हो गई थी। शायद वो सोच रही थी कि इतना ज़रूर क्या है। थोड़ी देर के बाद उसके पतले होंठों पर वही खफीफ पुरस्रार मुस्कुराहट नमूदार हुई जिससे उसके चेहरे की संजीदगी में थोड़ी सी आलिमाना शरारत पैदा हो जाती थी। सोफे पर से एक झटके के साथ उठकर उसने कहना शुरू किया, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये मोहब्बत नहीं है, और कोई भला हो तो मैं कह नहीं सकती। सादिक, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। मैंने फौरन ही कहा,
यानी तुम अपने आप को यकीन दिलाती हो। वो जल गई। तुम बहुत कमीने हो। कहने का एक ढंग होता है, आखिर तुम्हें यकीन दिलाने की मुझे जरूरत ही क्या पड़ी है। मैं अपने आप को यकीन दिला रही हूं, मगर मुसीबत यह है कि आ नहीं रहा। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? ये कहकर वो मेरे पास आ बैठी और अपने दाहिने हाथ की छंगुलियां पकड़कर मुझसे पूछने लगी, राजकिशोर के मुत्तलिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब है, तुम्हारे ख्याल के मुताबिक राजकिशोर में वो कौन सी चीज है जो मुझे पसंद आई है? छंगुलियां छोड़कर उसने एक एक करके दूसरी उंगलियां पकड़ना शुरू कर दी। मुझे उसकी बातें पसंद नहीं, मुझे उसकी एक्टिंग पसंद नहीं, मुझे उसकी डायरी पसंद नहीं, जाने क्या खुराफात सुना रहा होगा। खुद ही तंग आकर वो उठ खड़ी हुई। समझ में नहीं आता मुझे क्या हो गया है। बस सिर्फ ये जी चाहता है कि एक हंगामा हो, बिल्लियों की लड़ाई की तरह शोर मचे, धूल उड़े और मैं पसीना पसीना हो जाऊं। फिर एकदम वो मेरी तरफ पलटी। सादिक, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कैसी औरत हूं? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बिल्लियां और औरतें मेरी समझ से हमेशा बलात्कार रही हैं। उसने एकदम पूछा, क्यों? मैंने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, हमारे घर में एक बिल्ली रहती थी। साल में एक मर्तबा उस पर रोने के दौरे पड़ते थे। उसका रोना धोना सुनकर कहीं से एक बिल्ला आ जाया करता था। फिर उन दोनों में इस कदर लड़ाई और खून खराबा होता था कि अलामा। मगर उसके बाद वो खाला बिल्ली 4 बच्चों की मां बन जाया करती थी। नीलम का जैसे मुंह का जायका खराब हो गया। थू, तुम कितने गंदे हो। फिर थोड़ी देर के बाद इलायची से मुंह का जायका दुरुस्त करने के बाद उसने कहा, मुझे औलाद से नफरत है। खैर, हटाओ जी इस किस्से को। ये कहकर नीलम ने पानदान खोलकर अपनी पतली पतली उंगलियों से मेरे लिए पान लगाना शुरू कर दिया। चांदी की छोटी छोटी कुल्हियों से उसने बड़ी नफासत से चमची के साथ चूना और कत्था निकालकर रंगे निकाले हुए पान पर फैलाया और गिलोरी बनाकर मुझे दी। सादिक, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये कहकर वो खाली उस जेहन हो गई। मैंने पूछा, किस बारे में? उसने सरौते से भुनी हुई छालियां काटते हुए कहा, उस बकवास के बारे में जो खामखा शुरू हो गई है। ये बकवास नहीं तो क्या है? यानी मेरी समझ में कुछ आता ही नहीं। खुद ही फाड़ती हूँ, खुद ही रफू करती हूँ। अगर ये बकवास इसी तरह जारी रहे तो जाने क्या होगा। तुम जानते हो मैं बहुत जबरदस्त औरत हूँ। जबरदस्त से तुम्हारा क्या मुराद है? नीलम के पतले होंठों पर वही खफीफ पुरस्रार मुस्कुराहट पैदा हुई। तुम बड़े बेशरम हो। सब कुछ समझते हो, मगर महीन महीन चुटकियां लेकर मुझे उकसाओगे जरूर। ये कहते हुए उसकी आंखों की सफेदी गुलाबी रंगत इख्तियार कर गई। तुम समझते क्यों नहीं कि मैं बहुत गर्म मिजाज की औरत हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। अब तुम जाओ, मैं नहाना चाहती हूँ। मैं चला गया। उसके बाद नीलम ने बहुत दिनों तक राजकिशोर के बारे में मुझसे कुछ न कहा, मगर इस दौरान में हम दोनों के एक दूसरे के ख्यालात से वाकिफ थे। जो कुछ वो सोचती थी मुझे मालूम हो जाता था, और जो कुछ मैं सोचता था उसे मालूम हो जाता था। कई रोज तक यही खामोश तबादला चलता रहा। एक दिन डायरेक्टर कृपलानी, जो बन की सुंदरी बना रहा था, हीरोइन की रिहर्सल सुन रहा था। हम सब म्यूजिक रूम में जमा थे। नीलम एक कुर्सी पर बैठी अपने पांव की जुम्बिश से हौले हौले ताल दे रही थी। एक बाजारी किस्म का गाना, मगर धुन अच्छी थी। जब रिहर्सल खत्म हुई तो राजकिशोर कंधे पर खादी का थैला रखे कमरे में दाखिल हुआ। डायरेक्टर कृपलानी, म्यूजिक डायरेक्टर घोष, साउंड रिकॉर्डिस्ट PNN मोघा, इन सबको फर्दन फर्दन उसने अंग्रेजी में आदाब किया। हीरोइन मिस ईदन बाई को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, ईदन बहन, कल मैंने आपको क्राफर्ड मार्केट में देखा। मैं आपकी भाभी के लिए मौसम्बियाँ खरीद रहा था कि आपकी मोटर नजर आई। झूलते झूलते उसकी नज़र नीलम पर पड़ी, जो पियानो के पास एक पस्त कद की कुर्सी में धंसी हुई थी। एकदम उसके हाथ नमस्कार के लिए उठे। ये देखते ही नीलम उठ खड़ी हुई।
राज साहब, मुझे बहन ना कहिएगा। नीलम ने यह बात कुछ इस अंदाज से कही कि म्यूजिक रूम में बैठे हुए सब आदमी एक लहजे के लिए मबहूत हो गए। राजकिशोर खिसियाना सा हो गया और सिर्फ इस कदर कह सका, क्यों? नीलम जवाब दिए बगैर बाहर निकल गई। तीसरे रोज मैं नागपाड़े में सहब पहर के वक्त श्याम लाल पनवाड़ी की दुकान पर गया तो वहां इसी वाक्य के मुत्तलिक चेमी गोइयां हो रही थीं। श्यामलाल बड़े फक्रिया लहजे में कह रहा था, साली का अपना मन मैला होगा, वरना राज भाई किसी को बहन कहे और वो बुरा माने। कुछ भी हो, उसकी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। राज भाई लंगोट का बहुत पक्का है। राज भाई के लंगोट से मैं बहुत तंग आ गया था, मगर मैंने श्यामलाल से कुछ न कहा और खामोश बैठा उसकी और उसके दोस्त ग्राहकों की बातें सुनता रहा, जिनसे मुबालगा ज़्यादा और असलियत कम थी। स्टूडियो में हर शख्स को म्यूज़िक रूम के इस हादसे का इल्म था और 3 रोज़ से गुफ्तगू का मौजू बस यही चीज़ थी कि राजकिशोर को मिस नीलम ने क्यों एकदम बहन कहने से मना किया। मैंने राजकिशोर की जवानी इस बारे में कुछ न सुना, मगर उसके एक दोस्त से मालूम हुआ कि उसने अपनी डायरी में उस पर निहायत पर दिलचस्प तबसरा लिखा है और प्रार्थना की है कि मिस नीलम का दिलो दिमाग पाक और साफ हो जाए। उस हादसे के बाद कई दिन गुजर गए, मगर कोई काबिल ज़िक्र बात वकू पजीर न हुई। नीलम पहले से कुछ ज़्यादा संजीदा हो गई थी और राजकिशोर के कुर्ते के बटन अब हर वक्त एक खुले रहते थे, जिसमें से उसकी सफ़ेद और उभरी हुई छाती के काले बाल बाहर झांकते रहते थे। चूँकि 1-2 रोज़ से बारिश थमी हुई थी और बनकी सुंदरी का चौथे सेट का रंग खुश्क हो गया था, इसलिए डायरेक्टर ने नोटिस बोर्ड पर शूटिंग का ऐलान चस्पा कर दिया। ये सीन जो अब लिए जाने वाला था, नीलम और राजकिशोर के दरमियान था। चूँकि मैंने ही इसके मकालमे लिखे थे, इसलिए मुझे मालूम था कि राजकिशोर बातें करते करते नीलम का हाथ चूमेगा। इस सीन में चूमने की बिल्कुल गुंजाइश न थी, मगर चूँकि आवाम के जज्बात को उकसाने के लिए आमतौर पर फिल्मों में औरतों को ऐसे लिबास पहनाए जाते हैं जो लोगों को सताएं, इसलिए डायरेक्टर कृपलानी ने पुराने नुस्खे के मुताबिक दस्त बोसी का ये टच रख दिया था। जब शूटिंग शुरू हुई तो मैं धड़कते हुए दिल के साथ सेट पर मौजूद था। राजकिशोर और नीलम दोनों का रद्द अमल क्या होगा, इसके तसव्वुर ही से मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ जाती थी। मगर सारा सीन मुकम्मल हो गया और कुछ न हुआ। हर मकालमे के बाद एक थका देने वाली आहंगी के साथ बरकी लैंप रोशन और गुल हो जाते, स्टार्ट और कट की आवाज़ें बुलंद होतीं और शाम को जब सीन के क्लाइमैक्स का वक्त आया तो राजकिशोर ने बड़े रूमानी अंदाज में नीलम का हाथ पकड़ा, मगर कैमरे की तरफ पीठ करके अपना हाथ चूमकर अलग कर दिया। मेरा ख्याल था कि नीलम अपना हाथ खींचकर राजकिशोर के मुंह पर ऐसा चांटा जड़ेगी कि रिकॉर्डिंग रूम में पीएन मोघा के कानों के पर्दे फट जाएंगे, मगर इसके बरअक्स मुझे नीलम के पतले होंठों पर एक तहलील शुदा मुस्कुराहट दिखाई दी, जिसमें औरत के मजरूह जज्बात का शाइबा तक मौजूद न था। मुझे सख्त नाउमीदी हुई थी। मैंने इसका जिक्र नीलम से न किया। 2-3 रोज़ गुजर गए और जब उसने भी मुझसे इस बारे में कुछ न कहा तो मैंने ये नतीजा अक्स किया कि उसे इस हाथ चूमने वाली बात की अहमियत का इल्म ही नहीं था। हालांकि यूँ कहना चाहिए कि उसके ज़की उल हिस्स दिमाग में इसका ख्याल तक भी ना आया था और उसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि वो उस वक्त राजकिशोर की ज़बान से जो औरत को बहन कहने का आदी था, आशिकाना अल्फाज सुन रही थी। नीलम का हाथ चूमने की बजाय राजकिशोर ने अपना हाथ क्यों चूमा था? क्या उसने इंतकाम लिया था? क्या उसने उस औरत की तजलील करने की कोशिश की थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में पैदा हुए, मगर कोई जवाब न मिला।
चौथे रोज़ जब मैं हस्ब ए मामूल नागपाड़े में श्यामलाल की दुकान पर गया तो उसने मुझसे शिकायत भरे लहजे में कहा, मंटो साहब, आप तो हमें अपनी कंपनी की कोई बात सुनाते ही नहीं। आप बताना नहीं चाहते या फिर आपको कुछ मालूम ही नहीं होता। पता है आपको राज भाई ने क्या किया? इसके बाद उसने अपने अंदाज में ये कहानी शुरू की कि बन की सुंदरी में एक सीन था जिसमें डायरेक्टर साहब ने राज भाई को मिस नीलम का मुंह चूमने का ऑर्डर दिया, लेकिन साहब कहाँ राज भाई और कहाँ वो साली टकियाई। राज भाई ने फौरन कह दिया, ना साहब, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मेरी अपनी पत्नी है, उस गंदी औरत का मुंह चूमकर क्या मैं उसके पवित्र होठों से अपने होठ मिला सकता हूँ? बस साहब, फौरन डायरेक्टर साहब को सीन बदलना पड़ा और राज भाई से कहा गया कि अच्छा भाई, तुम मुंह ना चूमो, हाथ चूम लो। मगर राज साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। जब वक्त आया तो उसने इस सफाई से अपना हाथ चूमा कि देखने वालों को यही मालूम हुआ कि उसने उस साली का हाथ चूमा है। मैंने इस गुफ्तगू का जिक्र नीलम से न किया, इसलिए कि जब वो इस सारे किस्से ही से बेखबर थी, उसे खामखा रंजीदा करने से क्या फ़ायदा। बम्बई में मलेरिया आम है। मालूम नहीं कौन सा महीना था और कौन सी तारीख थी। सिर्फ इतना याद है कि बन की सुंदरी का 5वां सेट लग रहा था और बारिश बड़े ज़ोरों पर थी कि नीलम अचानक बहुत तेज़ बुखार में मुब्तला हो गई। चूंकि मुझे स्टूडियो में कोई काम नहीं था, इसलिए मैं घंटों उसके पास बैठा उसकी तीमारदारी करता रहता। मलेरिया ने उसके चेहरे की संवलाहट में एक अजीब किस्म की दर्द अंगेज जर्दी पैदा कर दी थी। उसकी आंखों और उसके पतले होठों के कोनों में जो नाकाबिले बयां तलखियां घुली रहती थीं, अब उनमें एक बेमालूम बेबसी की झलक भी दिखाई देती थी। कुनैन के टीकों से उसकी समाअत किसी कदर कमज़ोर हो गई, चुनाचे उसे अपनी नहीफ आवाज़ ऊंची करना पड़ती थी। उसका ख्याल था कि शायद मेरे कान भी खराब हो गए हैं। एक दिन जब उसका बुखार बिल्कुल दूर हो गया था और वो बिस्तर पर लेटी नकाहत भरे लहजे में ईदन बाई की बीमार पुरशी का शुक्रिया अदा कर रही थी, नीचे से मोटर के हॉर्न की आवाज़ आई। मैंने देखा कि ये आवाज़ सुनकर नीलम के बदन पर एक सर्द झुरझुरी सी दौड़ आई। थोड़ी देर के बाद कमरे का दबीज सागवानी दरवाज़ा खुला और राजकिशोर खादी के सफ़ेद कुर्ते और तंग पजामे में अपनी पुरानी वज़ाकी बीवी के हमराह अंदर दाखिल हुआ। ईदन बाई को ईदन बहन कहकर सलाम किया, मेरे साथ हाथ मिलाया और अपनी बीवी को, जो तीखे तीखे नक्शों वाली घरेलू किस्म की औरत थी, हम सबसे मुतारिफ कराकर वो नीलम के पलंग पर बैठ गया। चंद लम्हात वो ऐसे ही खला में मुस्कुराता रहा। फिर उसने बीमार नीलम की तरफ देखा और मैंने पहली मर्तबा उसकी धुली हुई आंखों में एक गर्द आलूद जज्बा तैरता हुआ पाया। मैं अभी पूरी तरह मुतैयर भी न होने पाया था कि उसने खलंडरे आवाज़ में कहना शुरू किया, बहुत दिनों से इरादा कर रहा था कि आपकी बीमार पुरसी के लिए आऊं, मगर इस कमबख्त मोटर का इंजन कुछ ऐसा खराब हुआ कि 10 दिन कारखाने में पड़ी रही। आज आई तो मैंने शांति से कहा, अपनी बीवी की तरफ इशारा करके मैंने शांति से कहा कि भाई चलो इसी वक्त उठो, रसोई का काम कोई और करेगा। आज इत्तेफाक से रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। नीलम बहन की खैरो आफियत भी पूछाएंगे और उनसे रक्षा भी बंधवाएंगे। ये कहते हुए उसने अपने खादी के कुर्ते से एक रेशमी फुंदने वाला गजरा निकाला। नीलम के चेहरे की जर्दी और ज़्यादा दर्द अंगेज हो गई। राजकिशोर जानबूझकर नीलम की तरफ नहीं देख रहा था, चुनाचे उसने ईदन बाई से कहा, मगर ऐसे नहीं, खुशी का मौका है, बहन बीमार बनकर रक्षा नहीं बांधेगी। शांति, चलो उठो, इनको लिपस्टिक वगैरह लगाओ, मेकअप बॉक्स कहाँ है? सामने मेंटल पीस पर नीलम का मेकअप बॉक्स पड़ा था। राजकिशोर ने चंद लंबे लंबे कदम उठाए और उसे ले आया। नीलम खामोश थी, उसके पतले होंठ भिंच गए थे,
जैसे वो चीखें बड़ी मुश्किल से रोक रही है। जब शांति ने पतिव्रता स्त्री की तरह उठकर नीलम का मेकअप करना चाहा तो उसने कोई मुजाहमत पेश न की। ईदन बाई ने एक बेजान लाश को सहारा देकर उठाया, और जब शांति ने नहायत ही गैर सनआना तरीके पर उसके होंठों पर लिपस्टिक लगाना शुरू की तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। नीलम की यह मुस्कुराहट एक खामोश चीख थी। मेरा ख्याल था, नहीं, मुझे यकीन था कि एकदम कुछ होगा। नीलम के भिंचे हुए होंठ एक धमाके के साथ वाह होंगे, और जिस तरह बरसात में पहाड़ी नाले बड़े बड़े मजबूत बंद तोड़कर दीवानावार आगे निकल जाते हैं, उसी तरह नीलम अपने रुके हुए जज्बात के तूफानी बहाव में हम सबके कदम उखेड़ कर खुदा मालूम किन गहराइयों में ढकेल ले जाएगी। मगर ताज्जुब है कि वो बिल्कुल खामोश रही। उसके चेहरे की दर्द अंगेज जर्दी गाजे और सुर्खी के गुबार में छुपती रही, और वो पत्थर के बुत की तरह बेहिस बनी रही। आखिर में जब मेकअप मुकम्मल हो गया तो उसने राजकिशोर से हैरत अंगेज तौर पर मजबूत लहजे में कहा, लाइए, अब मैं रक्षा बांध दूं। रेशमी फुंदनों वाला गजरा थोड़ी देर में राजकिशोर की कलाई में था, और नीलम, जिसके हाथ कांपने चाहिए थे, बड़े संगीन सुकून के साथ उसका तुकमा बंद कर रही थी। इस अमल के दौरान मैं एक मर्तबा मुझे राजकिशोर की धुली हुई आंख में एक गर्द आलूद जज्बे की झलक नजर आई, जो फौरन ही उसकी हंसी में तहलील हो गई। राजकिशोर ने एक लिफाफे में रस्म के मुताबिक नीलम को कुछ रुपए दिए, जो उसने शुक्रिया अदा करके अपने तकिए के नीचे रख लिए। जब वो लोग चले गए, मैं और नीलम अकेले रह गए, तो उसने मुझ पर एक उजड़ी हुई निगाह डाली और तकिए पर सर रखकर खामोश लेट गई। पलंग पर राजकिशोर अपना थैला भूल गया था। जब नीलम ने उसे देखा तो पांव से एक तरफ सरका दिया। मैं तकरीबन 2 घंटे उसके पास बैठा अखबार पढ़ता रहा। जब उसने कोई बात न की तो मैं रुखसत लिए बगैर चला आया। इस वाकया के 3 रोज बाद मैं नागपाड़े में अपनी 9 रुपए माहवार की खोली के अंदर बैठा शेव कर रहा था, और दूसरी खोली से अपनी हमसाई मिसेस फर्नांडिस की गालियां सुन रहा था कि एकदम कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने पलट कर देखा, नीलम थी। एक लहजे के लिए मैंने ख्याल किया कि नहीं, कोई और है। उसके होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक कुछ इस तरह फैली हुई थी जैसे मुंह से खून निकल निकल कर बहता रहा और पोंछा नहीं गया। सर का एक बाल भी सही हालत में नहीं था। सफ़ेद साड़ी की बूटियां उड़ी हुई थीं। ब्लाउज के 3-4 हुक खुले थे और उसकी सांवली छातियों पर खराशें नजर आ रही थीं। नीलम को इस हालत में देखकर मुझसे पूछा ही न गया कि तुम्हें क्या हुआ और मेरी खोली का पता लगाकर तुम कैसे पहुंची हो। पहला काम मैंने ये किया कि दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैं कुर्सी खींचकर उसके पास बैठा तो उसने अपने लिपस्टिक से लिथड़े हुए होंठ खोले और कहा, मैं सीधी यहाँ आ रही हूँ। मैंने आहिस्ता से पूछा, कहाँ से? अपने मकान से, और मैं तुमसे ये कहने आई हूं कि अब वो बकवास जो शुरू हुई थी खत्म हो गई है। कैसे? मुझे मालूम था कि वो फिर मेरे मकान पर आएगा, उस वक्त जब और कोई नहीं होगा। चुनाचे वो आया अपना थैला लेने के लिए। ये कहते हुए उसके पतले होंठों पर जो लिपस्टिक ने बिल्कुल बेशक्ल कर दिए थे, वही खफीफ सी पुरअसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो अपना थैला लेने आया था। मैंने कहा, चलिए, दूसरे कमरे में पड़ा है। मेरा लहजा शायद बदला हुआ था क्योंकि वो कुछ घबरा सा गया। मैंने कहा, घबराइए नहीं। जब हम दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो मैं थैला देने के बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और मेकअप करना शुरू कर दिया। यहाँ तक बोलकर वो खामोश हो गई। सामने मेरे टूटे हुए मेज पर शीशे के गिलास में पानी पड़ा था। उसे उठाकर नीलम गटागट पी गई और साड़ी के पल्लू से होंठ पोंछकर उसने फिर अपना सिलसिले कलाम जारी किया। मैं 1 घंटे तक मेकअप करती रही।
जितनी लिपस्टिक होठों पर थोप सकती थी मैंने थोपी, जितनी सुर्खी मेरे गालों पर चढ़ सकती थी मैंने चढ़ाई। वो खामोश एक कोने में खड़ा आईने में मेरी शक्ल देखता रहा। जब मैं बिल्कुल चुड़ैल बन गई तो मजबूत कदमों के साथ चलकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? मैंने जब अपने सवाल का जवाब हासिल करने के लिए नीलम की तरफ देखा तो वो मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आई। साड़ी से होठ पहुंचने के बाद उसके होठों की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। इसके अलावा उसका लहजा इतना ही दबा हुआ था जितना सुर्ख गर्म किए हुए लोहे का जिसे हथौड़े से कूटा जा रहा है। उस वक्त तो वो चुड़ैल नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसने मेकअप किया होगा तो ज़रूर चुड़ैल नज़र आती होगी। मेरे सवाल का जवाब उसने फौरन ही न दिया। टाट की चारपाई से उठकर वो मेरे मेज पर बैठ गई और कहने लगी। मैंने उसको झंझोड़ दिया, जंगली बिल्ली की तरह मैं उसके साथ चिमट गई। उसने मेरा मुंह नोचा, मैंने उसका। बहुत देर तक हम दोनों एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते रहे। ओह, उसमें बला की ताकत थी। लेकिन लेकिन जैसा कि मैं तुमसे एक बार कह चुकी हूं, मैं बहुत जबरदस्त औरत हूं। मेरी कमजोरी, वो कमजोरी जो मलेरिया ने पैदा की थी, मुझे बिल्कुल महसूस न हुई। मेरा बदन तप रहा था, मेरी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं, मेरी हड्डियां सख्त हो रही थीं। मैंने उसे जकड़ लिया। मैंने उससे बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू किया। मुझे मालूम नहीं क्यों, मुझे पता नहीं किस लिए, बेसोचे समझे मैं उससे भिड़ गई। हम दोनों ने कोई भी ऐसी बात जबान से न निकाली जिसका मतलब कोई दूसरा समझ सके। मैं चीखती रही, वो सिर्फ हूं हूं करता रहा। उसके सफ़ेद खाती के कुर्ते की कई बूटियां मैंने इन उंगलियों से नोची। उसने मेरे बाल, मेरी कई लटें जड़ से निकाल डाली। उसने अपनी सारी ताकत सर्फ कर दी, मगर मैंने तहैया कर लिया था कि फतह मेरी होगी। चुनाचे वो कालीन पर मुर्दे की तरह लेटा था और मैं इस कदर हाँप रही थी कि ऐसा लगता था कि मेरा सांस एकदम रुक जाएगा। इतना हाँपते हुए भी मैंने उसके कुर्ते को चिंदी चिंदी कर दिया। उस वक्त मैंने उसका चौड़ा चकला सीना देखा तो मुझे मालूम हुआ कि वो बकवास क्या थी। वही बकवास जिसके मुत्तलिक हम दोनों सोचते थे और कुछ समझ नहीं सकते थे। ये कहकर वो तेजी से उठ खड़ी हुई और अपने बिखरे हुए बालों को सर की जुम्बिश से एक तरफ हटाते हुए कहने लगी। सादिक, कमबख्त का जिस्म वाकई खूबसूरत है। जाने मुझे क्या हुआ, एकदम मैं उस पर झुकी और उसे काटना शुरू कर दिया। वो सी सी करता रहा, लेकिन जब मैंने उसके होठों से अपने लहू भरे होंठ पैवस्त किए और उसे एक खतरनाक जलता हुआ बोसा दिया तो वो अंजाम रसीदा औरत की तरह ठंडा हो गया। मैं उठ खड़ी हुई। मुझे उससे एकदम नफरत पैदा हो गई। मैंने पूरे गौर से उसकी तरफ नीचे देखा। उसके खूबसूरत बदन पर मेरे लहू और लिपस्टिक की सुर्खी ने बहुत ही बदनुमा बेल बूटे बना दिए थे। मैंने अपने कमरे की तरफ देखा तो हर चीज़ मसनूई नजर आई। चुनाचे मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला कि शायद मेरा दम घुट जाए और सीधी तुम्हारे पास चली आई। ये कहकर वो खामोश हो गई, मुर्दे की तरह खामोश। मैं डर गया। उसका एक हाथ जो चारपाई से नीचे लटक रहा था मैंने छुआ, आग की तरह गर्म था। नीलम, नीलम, मैंने कई दफ़ा उसे ज़ोर से पुकारा मगर उसने कोई जवाब न दिया। आखिर जब मैंने बहुत ज़ोर से खौफजदा आवाज़ में नीलम कहा तो वो चौंकी और उठकर जाते हुए उसने सिर्फ इस कदर कहा, सआदत, मेरा नाम राधा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेरा नाम राधा है, लेखक सआदत हसन मंटो। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।